नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा रहा कारोबार, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे अब खास स्ट्रैटेजी। आपके आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ हैं आज खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, करते हैं आपका शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का परिचय करा दे। आशीष से हम जानेंगे पूरे हफ्ते कैसी रही बाजार की चाल, वरुण से जानेंगे क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी बातें, कुशल से समझेंगे सोमवार को क्वार्टर 4 में कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे और अगले हफ्ते बाजार के लिए बड़े इवेंट्स। लेकिन सबसे पहले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कारोबार कैसा रहा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी करीब 145 अंक चढ़कर 17,784 के लेवल पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 412 अंक उछलकर 59,447 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, करीब 195 अंक चढ़कर 37,752 के स्तर पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। एफआईआई डीआईआई की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, समझते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 575 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 16 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और एडिटर्स टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि वीकेंड और गुरुवार को एफआईआई की भारी बिकवाली के बावजूद हफ्ते के आखिरी दिन तेजी क्यों रही। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखी शानदार तेजी और बेहतरीन रिकवरी। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और कमजोरी ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखी। अमेरिका में थोड़ी रिकवरी हुई, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद बाजार मिले जुले थे और उसकी वजह यह थी कि हमारे बाजारों में थोड़ा दबाव दिखा। दबाव की वजह कल आए हुए एफआईआई की भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े, और उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था कि अरे एफआईआई अगर इतना बेचें तो खरीदे कैसे। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर जाकर बाजार ने सपोर्ट लिया। 17,600 के आसपास निफ्टी ने, कल के लोज के आसपास थोड़ा सा नीचे। बैंक निफ्टी भी आज 37,400 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा और कल का लो था 37,350, यानी कि कल के लोज पर आ गई खरीदारी। उसके बाद फर्स्ट हाफ में बाजार ने थोड़ा टाइम पास किया, हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत भी थोड़ी सुस्ती के थे। बस मिड सेशन के बाद जो तेजी शुरू हुई, पूछे मत, जबरदस्त पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर होती हुई दिखी और 17,800 के पार भी निकले। 17,850 के आसपास तक पहुंचे हम निफ्टी पे, बंद होते होते 17,800 से थोड़ा सा नीचे। और बैंक निफ्टी में भी 37,900 के आसपास तक पहुंचे और बंद होते होते 37,750 के आसपास। तो बेहतरीन रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए और आज लगातार दूसरा दिन ऐसा था जब कैश मार्केट में और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल था। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो तेजी के साथ ऊपर बढ़ते हुए दिखे। तो कह सकते हैं 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज निचले स्थानों से शानदार रिकवरी, और आज की क्लोजिंग 2 लिहाज से बड़ी अहमियत वाली। एक, एफआईआई की कल की बिकवाली के आंकड़ों के बावजूद हम बढ़ पाए। 2, वीकली क्लोजिंग थी, तो कल जो वीकली एक्सपायरी हो गई वहां पर जो तेजी की पोजीशन कम होनी थी हो गई, बाजार हल्के हो गए और आज हफ्ते के आखिरी दिन अच्छी 17,800 के आसपास की वीकली क्लोजिंग जो कंफर्ट राहत देने वाली है। और बाजार में पूरे हफ्ते कैसा मिजाज रहा, किन सेक्टर्स में देखी सबसे ज्यादा उठापटक, समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, काफी इवेंटफुल हफ्ता रहा बाजार के लिए और क्लोजिंग हुई शानदार। बताइए पूरे हफ्ते सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। देखिए, बाजार के लिए हफ्ता जो है काफी एक्शन पैक देखने को मिला, क्योंकि कच्चा तेल अगर आप देखें तो $100 के नीचे फिसला। आरबीआई ने जो ब्याज दर है इनमें कोई बदलाव नहीं किया और ग्लोबल मार्केट से देखें तो काफी स्थिर संकेत जो है वो आपको देखने को मिले। लेकिन एक और खास बात यह है कि अधिकतर कंपनियों की तरफ से जो क्वार्टरली हाईलाइट्स आए, क्वार्टरली अपडेट्स आए चौथी तिमाही के, वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे। कंज्यूमर कंपनी जो है काफी अच्छे आंकड़े रिपोर्ट कर रही, रियल एस्टेट कंपनी ने भी जो है काफी अच्छे रुझान जो है पेश किए और इसका भी सीधा सीधा असर जो है आपको इंडेक्स पे देखने को मिला। हालांकि मेन स्ट्रीम स्टॉक से ज्यादा, इंडेक्स स्टॉक से ज्यादा अगर आप देखें तो स्मॉल कैप यानी छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। हफ्ते के दौरान जो है निफ्टी 50 में करीब 1% के गेंस देखने को मिले। निफ्टी बैंक की तरफ से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, करीब 1.5 से 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन मिड कैप में देखें, राउंड फिगर देखा जाएगा तो करीब 4% की तेजी एक ही हफ्ते के दौरान देखने को मिली। स्मॉल कैप में करीब 3% के गेंस देखने को मिले और ब्रॉडर इंडाइसेस जो है यानी निफ्टी 500 यहाँ पर करीब 2%
प्रतिशत के गेंस देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो आमतौर पर डिफेंसिव माने जाने वाले जो FMCG पैक है, यहाँ पर आपको बढ़िया खरीदारी देखने को मिली और पूरे हफ्ते के दौरान जो है 4 से 4.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन नतीजों से पहले IT इंडेक्स ने निराश किया है। हफ्ते के दौरान करीब 2% का कट आपको निफ्टी IT में देखने को मिला। वो स्टॉक्स देख लेते हैं जिन्होंने निफ्टी की तेजी में पार्टिसिपेट किया। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो पावर स्टॉक्स में जो है एक्शन भरपूर देखने को मिला था। NTPC 6.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। लगातार खराब खबरों के बाद जो है हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी आई, 6% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। आमतौर पर ITC इतना चलता नहीं है, लेकिन एक ही हफ्ते में देखें तो 5.5 से 6% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। नेस्ले में भी देखें तो करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन इतने अच्छे बाजार में काफी सारे स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आपको कट और करेक्शन देखने को मिला। IT स्टॉक्स में देखिए इन्फोसिस और विप्रो यहाँ पर 4 से लेकर 3% की गिरावट आपको देखने को मिली। बजाज फिनसर्व टेक महिंद्रा यहाँ पर भी देखिए मामूली करीब 1.5 से लेकर 2% की गिरावट का रुझान देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्शन सबसे ज्यादा जो है आपको ब्रॉडर मार्केट्स में इस हफ्ते के दौरान देखने को मिला। अब देखिए शुगर स्टॉक्स के तमाम जो है स्टॉक्स हैं यहाँ पर बढ़िया तेजी आई है। श्री रेणुका शुगर एक ही हफ्ते में जो है 40% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। रेलटेल कॉर्पोरेशन एक हफ्ते में 30% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। भारत डायनामिक्स पूरा जो डिफेंस पैक है काफी ज्यादा बजेंग रहा और सभी के सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आई। भारत डायनामिक्स में जो है हफ्ते के दौरान 26 से लेकर 30% की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन करेक्शन भी रहा। सुंदरम फास्टनर्स यहाँ पर देखें 6% का कट रहा। सेंचुरी प्लाई, RBL बैंक में 6% की गिरावट देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिए स्मॉल और मिड कैप ने क्लियरली जो है आउट परफॉर्म किया है। संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आप कैसे सम अप करेंगे इस पूरे हफ्ते बाजार का, और साथ ही अब तो सोमवार से कई नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए सोमवार के लिए और हफ्ते भर के लिए? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लोजिंग थी आज। और जिस तरीके से FIIs के और DIIs के डेटा देखे तो FIIs का डेटा मिक्स था। कैश मार्केट में थोड़ी सेलिंग थी और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि कल तो गजब की सेलिंग थी, बट फिर आज मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी हुई है और नीचे का सपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि जो अपना मार्केट है अच्छे खासे मूविंग एवरेजेस के आसपास 17,600 6,600 एक रेंज है जहां पे सपोर्ट लिया और वहां से इतना शार्प और क्रेडिट पॉलिसी के बाद थम्सअप दिया, मार्केट ने बढ़ा। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज भी थोड़े बेहतर हो रहे हैं और ये चीजें भी है। बाकी वीकेंड पे देखेंगे कैसा है। बाइंग करके चलनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप ने गजब का माहौल बना रखा। बैंक्स भी अच्छा करेंगे और FMCG भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग वहां पे आ रही है अच्छे खासे करेक्टेड लेवल्स पे और सेफर भी हैं। तो मैरिको लिमिटेड मैंने इंट्राडे FNO पिक के तौर पे लाया हूं मैं। 519 की क्लोजिंग थी, 535 540 का टारगेट और 511 का स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा, जब मार्केट्स अच्छे रहते हैं, माहौल अच्छा हो, तो मैंने देखा कि इंट्राडे कैश मार्केट की पिक मैंने कई हफ्तों से नहीं दिया है, बट आज वापस से इंट्राडे कैश मार्केट पिक दे रहा हूं मैं। तो 259 की क्लोजिंग थी। राइट्स लिमिटेड जो कि रेलवेज की एक बेहतरीन कंपनी है, PSU है और PSUs में अच्छा माहौल बना हुआ है। सो 270 का टारगेट और 254 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे राइट्स लिमिटेड। और पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा कि अब रिजल्ट सीजन शुरू हो रही है और नेक्स्ट वीक से इन्फोसिस, TCS सब माहौल बनाएंगे, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है और एक मिड कैप IT कंपनी है, तो मुझे लगता है जहां पे भी अगर बड़ी कंपनियों में अच्छा रिजल्ट्स आते हैं तो सारे स्टॉक्स में, सेक्टर में ही फर्क पड़ेगा। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर 799 पे क्लोज हुआ है। 870 890 का टारगेट, 765 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल पिक के तौर पे सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो संदीप जी की 3 पिक्स, इंट्राडे FNO में मैरिको में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश पिक में राइट्स लिमिटेड उन्होंने चुना है और पोजिशनल व्यू सोनाटा सॉफ्टवेयर में रखने का सुझाव संदीप जैन का। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आज की कुछ और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर रही RBI क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ी हुई और हुआ वही 11वीं बार लगातार हमने देखा रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा गया। अब क्रेडिट पॉलिसी की बड़ी बातें क्या रही, ये जानना बेहद जरूरी है। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, क्या खास रहा इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में? देखिए, इस बार की RBI पॉलिसी काफ़ी अहम थी और इसकी अहमियत और भी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि फेड के रेट हाइक के बाद की ये पहली RBI पॉलिसी थी और इसके लिए सभी का डर एक ही था कि क्या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव होगा। हालांकि हमने अपने पोल में बताया था कि कोई बदलाव नहीं होगा और ठीक वैसा ही हुआ है। ना रेपो रेट ना रिवर्स रेपो रेट, दोनों में RBI ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह हुई है कि जितने भी मेंबर्स थे सब ने एक सुर में बोला कि रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे अच्छी बात थी RBI की पूरी क्रेडिट पॉलिसी में। हालांकि
आरबीआई ने ये साफ किया है कि जो अकोमोडेटिव स्टैंस है वो अभी तो जारी रहेगा, लेकिन आगे चल के अकोमोडेटिव स्टैंस जो है इनका, उसमें ये बदलाव ज़रूर करेंगे। ये आरबीआई ने अपनी कमेंट्री में साफ कहा है। कुछ चीज़ों में जो इसमें आरबीआई ने बदलाव किया वो था, एक तो जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है और साथ ही साथ जीडीपी का। FY 2023 के लिए महंगाई दर का जो अनुमान है पहले 4.5% के आसपास का था, उसको बढ़ा के आरबीआई ने 5.7% किया। और जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान था पहले 7.8% के आसपास था, उसको घटाकर इन्होंने 7.2% के आसपास का कर दिया है। तो ये दो चेंजेस है जो कि आरबीआई ने किए हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में उसको धीरे धीरे कम करके ये कम करने की कोशिश करेंगे और जो LAF है उसको प्री कोविड लेवल के आसपास लेके आएंगे। और साथ ही साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि SDF जो है उसका ऐलान भी कहीं ना कहीं आरबीआई ने इस पॉलिसी में किया है। वही करेंसी मार्केट को लेके भी इन्होंने कुछ ऐलान किए, जिसमें इन्होंने कहा कि 18 अप्रैल से दरअसल करेंसी मार्केट जो है वो अब 9 बजे खुलेंगे। साथ ही साथ ATM में बिना कार्ड के पैसे निकालने के लिए प्रस्ताव जो है उस पर भी काम जारी है। इस पर आरबीआई ने कहा वही पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के लिए साइबर सिक्योरिटीज़ गाइडलाइन जो है वो भी आरबीआई जल्द जारी करेगा। ये भी आरबीआई ने इस पॉलिसी में अपडेट दिया है। तो पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी पसंद आई है। इसके लिए आपने देखा कि पॉलिसी के बाद मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली। और जैसे कि लोग अनुमान लगा रहे थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जीडीपी और साथ ही साथ महंगाई का जो आंकड़ा है वहाँ पे आरबीआई ने बदलाव जरूर किए हैं। और वही सोमवार को टीसीएस मार्च तिमाही के अपने नतीजे जारी करेगी। नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ है। कुशल, क्या अनुमान कहता है टीसीएस के नतीजों का? जी, तो नतीजों की शुरुआत होने वाली है और टीसीएस अपनी चौथी तिमाही के नंबर सोमवार को डिक्लेयर करता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप देखिए यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं ऑलमोस्ट स्टेबल साइड पर ही नंबर्स रहने का अनुमान है। डॉलर आय करीबन 3.1% बढ़कर 672 करोड़ डॉलर पर आ सकती है। वहीं कंपनी की बेहतरीन जो डील विंस होती हुई दिखी है उससे काफ़ी सारा मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन्स वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है, रादर ये स्टेबल साइड पर रहने का अनुमान है। 25.1% पर कंपनी अपनी मार्जिन्स भी दर्ज कर सकती है। मुनाफे के लिहाज से 3.5% की ग्रोथ के साथ 10,100 करोड़ पर यह आंकड़ा जा सकता है। और आगे चलकर FY 23 के लिए कंपनी की क्या योजना है, चाहे आप विस्तार के हिसाब से कहें या फिर आगे चलकर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कंपनी की क्या रह सकती है, ग्रोथ, एट्रिशन और आगे के लिए मार्जिन्स पर क्या आउटलुक रहेगा, इन सभी पैरामीटर्स को हमें ध्यान से इनकी कमेंट्री में जज करना होगा। संदीप जी, टीसीएस पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल नजरें बनी हुई है। बाईबैक के बाद अच्छा खासा नीचे सपोर्ट भी लिया और बहुत ज्यादा मूव भी नहीं है। सो आई एम बुलिश ऑन टीसीएस। मुझे लगता है रिजल्ट्स तो देखिए अच्छे ही आएंगे, नहीं भी आए तो कहीं भी गिरावट आए तो लेने का ही मौका रहेगा। स्टेबल नंबर जैसे कि डॉलर रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं, फिर एक्सेंचुअर के अच्छे नतीजों से लगता है कि इंडिया में भी जो हैवी वेट्स वो लोग अच्छा ही करेंगे। बाकी मार्जिन्स पे पूरी नजरें बनी हुई रहती है। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और प्लस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो न्यू एज जो आईटी बिजनेस के बारे में बात करें तो वहां पे कैसा रहता है माहौल वो देखना है, एट्रिशन लेवल्स देखना है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फायर शो भी नहीं दिखेगा तो डाउनसाइड भी नहीं लगती है। सो इट्स अ गुड बाय एंड कहीं भी डिक्लाइंस आए तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक। टीसीएस पर बात हुई, अब अगले हफ्ते बाजार के लिए और अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं, कुशल से ही जानते हैं, बताइए। जी, तो आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक होने वाला है, जिसमें दिग्गज आईटी कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई नजर आएंगी और चौथी तिमाही के लिए जो आंकड़े हैं वो आते हुए ऑफिशियली आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर टीसीएस के साथ नतीजों की शुरुआत होगी सोमवार को। F&O स्पेस से डेल्टा कॉर्प भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ दिखेगा। साथ ही वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, इसकी लिस्टिंग भी होगी और नेस्ले इंडिया अपना जो फाइनल डिविडेंड है उस पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। येस बैंक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही PCBL स्टॉक स्प्लिट और एशियन ग्रेनेटो राइट्स इशू की एक्स डेट जो है सोमवार को होगी। 12 तारीख आप देखिए कैश स्पेस से आनंद राठी, GM ब्रूवीज, टिन प्लेट जैसे नंबर्स आएंगे। स्पाइस जेट की हियरिंग भी होगी 12 अप्रैल को और साथ ही सिंप्लेक्स इंफ्रा पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। एक्स डेट होंगे सनोफी इंडिया फाइनल डिविडेंड पर और जो स्पेशल डिविडेंड इन्होंने दिया है। साथ ही भारत के लिहाज से CPI इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आते हुए नजर आएंगे। बुधवार 13 अप्रैल इन्फोसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा निफ्टी से। साथ ही हरिओम
केलॉम पाइप्स नया जो IPO आया था उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। BLS इंटरनेशनल बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी और साथ ही महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव डिविडेंड को लेकर एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 14 अप्रैल थर्सडे आप देखिए भारत के लिहाज से यहाँ पर इनकी इधर के शेयर बाजार बंद रहेंगे क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जो है वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। भारत के लिहाज से और एक आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, WPI डेटा आता हुआ दिखेगा मार्च का। US के रिटेल सेल्स आंकड़े भी आएंगे ग्लोबली अगर आप इवेंट के हिसाब से देखें तो। और अंत में 15 अप्रैल जहाँ पर IMD के वेदर फोरकास्ट का डेटा आएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले महीनों के लिए। साथ ही 5 मार्केट्स इंडिया, US, UK, सिंगापुर और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। और US के लिहाज से अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो मार्च के हैं ये भी आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर से भरा हुआ है अगला हफ्ता। और अगले हफ्ते और खासतौर पर सोमवार के लिए बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी और बाजार पर अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक ऊपर थे और कच्चा तेल भी ठंडा। तो यानी कि ग्लोबल संकेत तो बढ़िया। यूरोप के बाजार 1 से 2% तक की शानदार मजबूती दिखाते हुए, यानी कि वीकेंड सेशन अमेरिका में भी अच्छा रहना चाहिए। ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो है। हमारी रिकवरी बहुत बढ़िया, हल्के बाजार, जी हाँ। तो सोमवार के लिए पूरा माहौल तो सेट है कि हम ऊपर जा सकते हैं। अब जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए सोमवार के लिए 17,600, 17,700 ये सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,950, 18,050 ये 100 पॉइंट की रेंज रुकावट के तौर पर। बैंक निफ्टी 37,350, 37,400 मजबूत सपोर्ट सोमवार के लिए। और एक बार 38,050-75 को पार करके निकले तो फिर 38,600, 38,750 की रेंज में जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। अगले हफ्ते से एक और बड़ी चीज होगी जो ध्यान रखने वाली बात है, नतीजों के सीजन की शुरुआत। सोमवार शाम को आएंगे TCS के नतीजे। तो अब आपको सेक्टर और स्टॉक वाले एक्शन बढ़ते हुए दिखेंगे और ये वाले रिजल्ट्स जो है ना पूरे साल भर वाले हैं, क्वार्टरली तो है लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो उस लिहाज से नतीजों पर आपको फोकस रखना है। अच्छा, एक और चीज़ जो क्लियर दिख रही है पिछले 2 दिनों के एक्शन से, और वो ये है कि न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर एक ढंग की क्लोजिंग और मिल जाए सोम मंगल को तो बाजार फिर 18,000 के पार निकलकर और बढ़िया नई तेजी और नया हाई बनाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है बाजार। देखते हैं सोमवार को ग्लोबल संकेत, FIs की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े, इन सब के बीच में चाल मजबूती की रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए, आज बाजार में पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद नीचे के स्तर से काफी अच्छी रिकवरी देखी। जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है और पिछले दिन के हाई को निकाला है, लग रहा है कि बाजार वापस कहीं के ऊपर के दायरे को छूता हुआ नजर आएगा। तो 17,600 एक मेजर सपोर्ट है और 17,777 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में यहाँ पे 18,000, 18,100 तक का मोमेंटम बाजार में बनना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 2 स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। पहला रहेगा इंडिया सीमेंट। हमारा ऐसा मानना है कि सारे सीमेंट काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करने चाहिए और इंडिया सीमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम और स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओवरऑल आप देखोगे पिछले लगभग 4-5 दिन से 218 के आसपास से सपोर्ट ले रहे हैं और यहाँ पे वीकली चार्ट में ब्रेकआउट भी बन रहे हैं। तो डेटा सेटअप और प्राइस इंडिकेट कर रहे हैं अपटिक बनने चाहिए। इसके लिए इंडिया सीमेंट की अप्रैल की 230 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 8 रुपए के आसपास ले, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है ये 230 की इंडिया सीमेंट की कॉल 14 रुपए तक के टारगेट को छू सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप देखोगे डिफेंस रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा फोकस है और HAL में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। यदि मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है 5 से 7% की रैली बननी चाहिए। रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज हुआ है, काफी बड़े लॉन्ग के बिल्टअप के साथ स्टॉक लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। तो HAL के 1640 के कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। 55 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 38 रुपए का स्टॉप लॉस, 85 से 90 रुपए तक के टारगेट HAL की 1640 की कॉल आपको दिखाती हुई नजर आएगी। बहुत धन्यवाद चंदन जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी आपके पास आएंगे और एज यूजुअल जानना चाहेंगे लंबी अवधि की खरीदारी के लिए आपकी पसंद। बिल्कुल, आज का दिन तो वैसे भी जेम स्टॉक आज अपर सर्किट में था। अनिल जी की एनिवर्सरी थी तो बहुत बढ़िया दिन था और अरमान फाइनेंशियल्स दिया था और उसी क्रम में और आज
नेक्स्ट वीक वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है और फिर भी मुझे लगता है कि एक बेहतरीन क्वालिटी पिक में लाया हूं आज। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एक गजब की कंपनी है और ये स्टॉक देखिए फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो गजब के फंडामेंटल्स है और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है जो कि बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं, 1976 से कार्यरत है और गरवारे ग्रुप है और जिस तरीके से 75 कंट्रीज में कंपनी अपना काम फैलाई हुई है, पायनियर्स है सिंथेटिक कॉटेज में, और ये जो एक्वाकल्चर के लिए केज नेट्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एग्रीकल्चर नेट्स, ये सब के काम में बहुत बड़ी कंपनी है ये और गजब का मार्केट शेयर है इनका, 6 ओवरसीज ऑफिसेज है। और अब मैं बैकग्राउंड के बाद आता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% और अच्छा खासा इनका ग्रोथ की कैगर रही है, प्रॉफिट की करीब 3 साल में 19-20% के लगभग, ओपीएम्स 18-19%। पिछले 3 क्वार्टर्स में ओपीएम्स थोड़े कम थे तो थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट जब हल्का आया तो ये 4000 रुपए के हाइस दिखाने के बाद 3000 रुपए के लेवल्स पे है, 3088 टू बी प्रिसाइज। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एफआईआईज डीआईएस का भी पूरा भरोसा है, 12.5% के लगभग शेयर होल्डिंग है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 53% के लगभग है। और मैं देख रहा था नारायण मूर्ति जी की प्रोमोटेड एक पी फंड है, जो फंड था कैटामरान एडवाइजर्स, वो भी इसमें शेयर होल्डिंग होल्ड करते थे एक टाइम पे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक क्वालिटी कंपनी है, बेहतरीन रेटिंग्स वाली कंपनी है, बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 3570 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। तो लंबी अवधि के लिए गरवारे टेक्निकल फाइबर्स में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।